हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम यूपीएससी 2025 के जीएस पेपर 1 का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो आगामी यूपीएससी 2026 के बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और साथ ही वाले स्टेट पीसीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इस क्लासेस में हम जिसके क्वेश्चन के सोल्विंग का अप्रोच, उनसे संबंधित तथ्यों का एनालिसिस और यूपीएससी किस प्रकार से प्रश्नों को पूछती है, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम यूपीएससी 2025 के जीएस का डिस्कस करने जा रहे हैं और साथ ही इसका डिस्कशन भी करेंगे और यूपीएससी किस टाइप से प्रश्न पूछती है और यूपीएससी के प्रश्नों का पूछने का तरीका और साथ ही उसका थीम क्या है, इन सभी के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्वरित वित्तीयन प्रपत्र और त्वरित ऋण सुविधा निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए गए उपबंधों में से एक है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल और विश्व बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। त्वरित वित्तीय प्रपत्र तेजी से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकता का सामना करने वाले सभी सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होता है। वहीं आईएमएफ विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कहा गया है कि अंकित प्रभावी विनिमय दर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि मूल्य रुपये की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। और स्टेटमेंट 3, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के बीच वर्तमान अपसरण उत्पन्न करता है। तो अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इकोनॉमिक्स के बहुत सारे टर्म्स समझ में नहीं आते हैं और अगर आपके साथ हुई ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप जाकर के इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं। तो इसमें से कथन एक सही है कि रीड एक असमायोजित भारित औसत दर है, जिस पर देश की मुद्रा विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी के लिए विनिमय की जाती है और यह देश के व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रा स्थिति के अंतर से प्रभावित होता है और अंकित प्रभावी मूल्य दर में वृद्धि रुपये की मजबूती या मूल्य को दर्शाता है। तो इसलिए कथन एक सही हो गया। और रीढ़ जो है, रीढ़ में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तो रीढ़ अन्य प्रमुख मुद्राओं के सूचकांक या बास्केट की तुलना में किसी देश की मुद्रा का इस विनिमय दर का उपयोग सूचकांक में अन्य प्रमुख मुद्राओं की अपेक्षा किसी देश के मुद्रा के निर्धारण के लिए किया जाता है। और यदि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि होगी तो यह मुद्रास्फीति को मजबूती दर्शाता है। इससे भारतीय मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और यह व्यापार में प्रतिस्पर्धा को नहीं सुधारता है। तो यहाँ कहा गया है कि वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा को सुधारता है, तो यह व्यापार प्रतिस्पर्धा को नहीं सुधारता, इसलिए कथन हमारा 2 गलत हो गया। और हमारे 3 ऑप्शन स्थिति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीढ़ के
है तो वही कथन 3 भी सत्य है। क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कहा गया है यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। यदि रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है, बाजार में डॉलर को संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। और स्टेटमेंट 3 में कहा गया यदि यूएसए या यूरोप संघ में ब्याज दरें गिरती होती है तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलर की खरीद भी प्रेरित हो सकती है। तो इसमें से पूछा गया है कि में से कितने कथन सही हैं। तो इसमें से कथन 1 गलत है, क्योंकि मुद्रास्फीति अधिक होने पर में कहा गया है यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकती है। तो इस क्वेश्चन में एक सुपर हिंट ये है कि सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने का अर्थ है सरकारी प्रतिभूति को खरीदना। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में पैसा डालना, और तंत्र में ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा मांग होगी, और जिससे अगर सरकारी प्रतिभूति खरीदी जाएंगी तो फिर उसमें पैसा जाएगा तो फिर से मांग में भी वृद्धि होगा और उससे फिर से वापस से मुद्रास्फीति और अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ कह रहा है कि यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो मुद्रास्फीति तो ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा थी, तो आरबीआई मुद्रास्फीति को क्यों ही बढ़ाएगा, इसलिए यह कथन तार्किक रूप से गलत है। तो इसलिए अगर हमारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होता है तो हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 3 सही है। वही कथन 2 में जब रुपया तेजी से गिरता है तो इसका मूल्य अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष गिरता है। इसका तात्पर्य यह है कि $1 खरीदने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता होती है, होती है जो कमजोर रुपये का संकेत है, और रुपये को स्थिर करना और अधिक मूल्य ह्रास को रोकना आरबीआई अपने भंडार से डॉलर बेचकर विदेशी मुद्रा में हस्तक्षेप कर सकता है। वही अमेरिका या यूरोपीय संघ की ब्याज दरों में गिरावट भारतीय परिसंपत्तियों को अधिक आकर्षक बनाती है, जिससे विदेशी निवेशक भारत में अधिक रिटर्न की तलाश करते हैं। इससे रुपये की मांग बढ़ती है, जिससे इसकी कीमत भी बढ़ती है। नेक्स्ट है G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह अधारणीय ऋण को निम्न आय वाले देशों को की एक पहल है। तो कहा गया इसमें से कौन से कथन सही है। कथन 1 सत्य है कि यह पेरिस क्लब के साथ मिलकर G20 द्वारा समर्थित एक पहल है जो एक संरचनात्मक तरीके से कम आय वाले देशों को अस्थिर ऋण के लिए समर्थन देता है, और चाड इससे जुड़ने वाला पहला देश था। तो इसलिए कथन 1 भी सत्य है और कथन 2 भी सत्य है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड क्या है। सरकार अपने ऋण ग्रहण पर कानून पर कूपन दरों को कम कर सकती है। आईआईबीएस निवेशकों की मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। आईआईबीएस पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। तो कहा गया है कि कितने सत्य हैं। तो मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड एक ऋण बाजार प्रतिभूति है जो सरकार द्वारा बचत को मुद्रास्फीति से बचाने और रिटर्न की सकारात्मक वास्तविक दर की पेशकश के लिए दी जाती है। क्योंकि मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉन्ड निवेशकों को मुद्रास्फीति से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए सरकार पारंपरिक बॉन्ड की तुलना में इन बॉन्ड को कम कूपन दरों में पेश करती है, और मुद्रास्फीति समायोजन कम निश्चित ब्याज दर की क्षतिपूर्ति भी करता है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सत्य है।
तो इसमें कहा गया है कि अपने ऋण ग्रहण पर उपंदर कम करके कथन एक सत्य है और ये आईबीएस निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से भी सुरक्षा प्रदान करता है। वही इसमें से कथन 3 असत्य है। आईबीएस पर प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। तो मौजूदा प्रावधान आईबीएस पर ब्याज भुगतान और पूंजीगत लाभ पर लागू होंगे। तो कहा है प्राप्त ब्याज और साथ ही पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। तो यह ब्याज भुगतान और पूंजीगत लाभ पे भी लागू होता है, इसलिए कथन 3 गलत है और इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्यिक फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। तो कहा गया है कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें से कितने कथन सत्य हैं, इसका जवाब दे। बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं के अपने माल का विक्रय कर सकते हैं। तो इसमें से कथन एक गलत है। कहा है कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में जिन विक्रेताओं के पास ई कॉमर्स कंपनियां यानी कि इक्विटी हिस्सेदारी के स्वामित्व वाली कोई हिस्सेदारी है, वे उस ई कॉमर्स कंपनी के पोर्टल पर अपने उत्पाद का विक्रय नहीं कर सकते हैं, इसलिए कथन एक गलत हो गया। और वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार करते हैं, यह सीमित है। तो वही कथन 2 भी गलत है कि कोई भी वेंडर जो ई कॉमर्स समूह की कंपनी से 25% या उससे अधिक इक्विटी खरीदता है तो उसे ई कॉमर्स कंपनी द्वारा नियंत्रित माना जाएगा और इस तरह के पोर्टल पर बिक्री करने से रोक दिया जाएगा, परंतु सीमित नहीं है। और यह सीमित जो बात की गई है वह सीमित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक सही है ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप भारतीय अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र का निर्माण करते हैं? किसानों की अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिल को कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को उधार देना या किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य बॉन्ड जारी करना। तो इसमें से किसानों का अपनी फसल काटना कथन एक सत्य है। वास्तविक अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, खरीद और प्रवाह से संबंधित होता है और वास्तविक अर्थव्यवस्था में खर्च को वास्तविक माना जाता है क्योंकि धन का उपयोग गैर काल्पनिक लेन देन को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए कथन एक सत्य है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। कपड़ा मिल को कच्चे कपास को कपड़े में बदलना कथन 2 भी करेक्ट है। किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना, यह एक वित्तीय गतिविधि है। यह वास्तविक क्षेत्र नहीं है बल्कि यह वित्तीय गतिविधि है, इसलिए कथन 3 गलत होता है। तो अगर कथन 3 गलत होंगे तो हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और कथन 4, एक कॉर्पोरेट निकाय जो विदेश में रुपया मूल वर्ग के बॉन्ड जारी करता है, यह वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार से संबंधित है, इसलिए कथन 3 और 4 गलत है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में हाल ही में जन संचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ का
उस बाहरी देश को अदा करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष अंतरण। कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करता हो। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदता है और उसके मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देता है और प्राप्त राशि को भारत में अंतरित कर देता है। कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करती हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, जो कि अप्रत्यक्ष अंतरण को संदर्भित करते हैं। जब किसी विदेशी कंपनी के शेयर या भारत के बाहर निगमित या पंजीकृत किसी संस्था के हित में स्थानांतरित किए जाते हैं, तो ऐसे शेयर या ब्याज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थित संपत्ति से अपना पर्याप्त मूल्य प्राप्त करते हैं। तो ऐसे हस्तांतरण को आमतौर पर अप्रत्यक्ष हस्तांतरण कहा जाता है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। तो इसमें से कहा है कि कूट का प्रयोग करके सही जवाब देना है। पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो सबसे पहले पूंजीगत व्यय उस व्यय को संदर्भित करता है जो या तो एक परिसंपत्ति सृजित करती है या सरकार की देनदारी को कम करता है। जैसे यदि सरकार सड़क पुल का निर्माण करती है तो यह संपत्ति बनता है। साथ ही यदि सरकार अपने पुराने ऋण को चुकाती है तो देनदारी या दायित्व कम होता है और तकनीकी का आना पूंजीगत व्यय को दर्शाता है, इसलिए कथन एक सत्य है। वहीं राजस्व व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जो ना तो कोई परिसंपत्ति सृजित करता है, ना ही सरकार की दायित्व और देनदारी को कम करता है। जैसे सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन एवं पेंशन, वेतन और पेंशन राजस्व व्यय है और ब्याज का भुगतान। तो इसमें से कहा गया है कि ऋण का वित्तीयन पूंजीगत व्यय है। तो कथन 2 गलत है और इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधी दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। तो इस कथन एक सत्य है, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग ऋण ग्रहण के लिए जाता है। वहीं कथन 2 भी सत्य है, नीलामी में बाजार संबंधी दरों पर दिनांकित प्रतिभूतियां का एक बड़ा घटक होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचएन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम में पारित किया गया था। संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। भारत में न्यायालय की अवमानना में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। तो कहा गया है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है और इसका वर्णन आर्टिकल 129 में है, इसलिए कथन 2 भी सत्य है। वहीं कथन 3 गलत है। भारत के संविधान में किसी भी प्रकार की अदालत की अवमानना को परिभाषित नहीं करता है, ना ही नागरिक अवमानना और ना ही आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तो इसे परिभाषित नहीं करता है, इसलिए कथन 3 गलत हो गया।
तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इसे न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 द्वारा परिभाषित किया गया था और सांसद में भारत के पास न्यायालय की अवमानना पर कानून बनाने की शक्ति दी गई थी, इसलिए कथन कथन 4 सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी विधिक अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे गए हैं। विधिक विशेषज्ञों को विधिक शिक्षा और विधिक महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। तो इसमें से कहा गया है कि कौन से कथन सही है। तो बार काउंसिल के पास कानूनी शिक्षा और लॉ कॉलेज की मान्यता से संबंधित नियम निर्धारित करने की शक्ति है और जो बार काउंसिल स्टेटमेंट सही है, अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर है, तो नहीं, वो भी मान्यता में हैं। इसलिए कथन 1 गलत है और इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो कहा गया उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है। तो इसमें से सबसे पहला स्टेटमेंट ही गलत है कि विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हमारा ऑप्शन 1 गलत है तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जब कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी हो जाता है कि वे अपना निर्णय इस पर दें। इसलिए कथन 2 सत्य है और यह व्यवस्था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और इसके लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। कथन 3 भी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान मंत्रियों की 4 श्रेणी अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और फिर राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। संघ में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कितने सही जवाब हैं। भारत के संविधान में मंत्रियों को 4 श्रेणी में नहीं बल्कि 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री और ये स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री नहीं है, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री के रूप में वर्गीकृत है। तो हमारा कथन 1 गलत होता है। तो इसमें से स्टेटमेंट ए और सी एलिमिनेट होता है और संघ में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन विधेयक किया गया और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलवाते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। आपातकाल की उद्घोषणा का समर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। तो इसमें से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो देखिए इसका
कह रहा है कि एक्सक्लूसिव पावर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है, तो आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, तो यह कथन गलत है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन दोनों सदन अनुमोदित होना चाहिए, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के द्वारा आपातकाल का अनुसमर्थन होना चाहिए। तो कथन एक गलत है, तो हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो संविधान के अनुच्छेद 75 में, आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। और प्रस्ताव में समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति भी होता है, तो इसलिए कथन 2 सत्य है। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, यह सिर्फ लोकसभा का कार्य नहीं है, बल्कि एक सदन में बहुमत पारित होने के बाद दूसरे सदन में भी भेजा जाता है और वहां से बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, तो कथन 3 भी गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल में नहीं हो सकता है। यह कानून कोई समय अवधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। इसमें से पूछा गया है कि कितने कथन सत्य है, तो कथन 1 गलत है। कानून के अनुसार किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा जब वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, इसलिए कथन 1 गलत है। और यह कानून कोई समावधि नहीं देता है, यानी कि अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए कानून पीठासीन अधिकारी के लिए समय अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है। यह देखते हुए कि पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले पर निर्णय लेने के बाद अदालत हस्तक्षेप कर सकती है या अयोग्यता की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के पास इस निर्णय के लिए इंतजार के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए कथन 2 सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है इस्तीफा दे देती है। तो पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं, तो कथन 1 गलत है, सॉलिसिटर जनरल पे नहीं लागू होता है। यह सिर्फ भारत का महान्यायवादी पर ही लागू होता है कि सरकार के एकमात्र अधिकारी है जो भारत की संसद की बैठक में भाग लेने की अनुमति है, और इसमें सॉलिसिटर जनरल का भी जिक्र किया गया है, इसलिए कथन 1 गलत है। वहीं कथन 2, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र तब देता है, गलत है कि महान्यायवादी के कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, इसके अलावा संविधान में उनको हटाने को लेकर के भी कोई व्यवस्था नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, और वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्याग पत्र सौंपकर मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए कथन 2 भी गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 सही और ना ही 2। नेक्स्ट है, भारत के न्यायालयों द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 में कहा गया है कि किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो परमादेश एक सत्य है। यहाँ पे कहा है कि परमादेश रिट जा सकता है निजी व्यक्ति या इकाइयों के विरुद्ध जब तक उसे कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, या ऐसे विभाग जो गैर है और जब कर्तव्य विवेक अनुसार हो तो भी जरूरी नहीं है।
तो इसलिए कथन 1 सत्य है। वहीं कथन 2 भी सत्य है, किसी विरुद्ध भले ही वह सरकारी कंपनी हो परमादेश नहीं जारी होगा। और कथन 3 भी सत्य है, कोई लोक प्रबंध व्यक्ति अधिकार परीक्षा रीट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में संवेदन के लिए याची हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचार करना है कि प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए। तो इसमें से कथन 1 गलत है, क्योंकि इसका लक्ष्य स्वास्थ्य का सार्वजनिक व्याप्ति है और अंतर्गत भारत का हर नागरिक इसका हिस्सा हो जाना चाहिए, सत्य है। और यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। तो कथन 3 सत्य है और इसका सही जवाब हो जाएगा केवल ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार निर्वाचन उस तारीख से होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। तो सत्य है। उस तारीख पर सदन के सदस्य आपस में से ही किसी एक अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। वहीं कथन 2 गलत है। लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगिता का निर्वाचन या मुख्य विपक्ष दल से या शासक दल से होगा। अनिवार्य प्रावधान नहीं है, इसलिए कथन 2 गलत होगा। तो हमारे ऑप्शन डी और ऑप्शन बी एलिमिनेट होता है। सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्तियां वैसी ही होती और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। तो वही कथन 3 भी सत्य है और यह प्रावधान आर्टिकल 95 में है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो कथन 4 गलत है। अध्यक्ष द्वारा उनके चुनाव के लिए प्रस्ताव पेश करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसका समर्थन प्रधानमंत्री द्वारा होता है, इसलिए कथन 4 भी गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल। निम्नलिखित फसलों से एक मिथाइल नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भिद स्रोत है। कपास, धान, गन्ना, गेहूं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। धान, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की धान गहनता प्रणाली जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और पुष्टन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन या बिजली की कमी। तो इसमें से कहा गया है कि धान गहनता प्रणाली में का क्या परिणाम होता है? तो इसमें पादप और मृदा की जैविक तथा आनुवांशिक क्षमताओं का उपयोग होता है और जल के उपयोग में 25 से 50% की तुलना में कमी और की कमी होता है। वहीं तुलनात्मक रूप से 30 से 40% कम रसायन की कमी होता है और 80 से 90% कम बीज के साथ चावल की पैदावार में भी बढ़ोतरी होता है। तो इसके सही जवाब है 1, 2, 3 और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक सूखकर मरुस्थल में बदल गई है? लेक विक्टोरिया, लेक फागुबिन, लेक ओगुटा या लेक बोल्टा। तो इसका सही जवाब है लेक फागुबिन। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के गांडीकोटा घाटी निम्नलिखित नदियों में
में से किस एक से निर्मित है? मीरा, पेन्नार या तुंगभद्रा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेन्नार नदी। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले का एक छोटा सा गांव है। इस गांव के पास का तेज बहाव वाला पानी ग्रेनाइट की चट्टानों को काटते हुए प्राकृतिक रूप से चट्टान को मिलाकर एक बनाती है। नदियों में जयमंगली, कंदरू, कुंदरू और अपाग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें से शिखर और पर्वतमालाएं हैं। तो इसमें से नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय में है, नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है और नौकरेक सिक्किम हिमालय में है। तो युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें से सिर्फ एक नंदा देवी कुमायूं हिमालय में सही सुमेलित है। सिक्किम नहीं बल्कि गारो हिल्स क्षेत्र में है। वहीं नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय नहीं बल्कि नामचा बरवा पर्वत का हिस्सा है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्सर समाचार में सुनाई देने वाला शब्द लीबैंड मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक का फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका की श्रृंग के पास का क्षेत्र या भूमध्य सागर की संपूर्ण क्षेत्र? तो इसका सही जवाब है पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? सीमा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से लगती है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 3, 4, 5। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोनाजाइट दुर्लभ मृदा का स्रोत है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। भारत की समस्त तटवर्ती बालिकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यातित कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है, से कहा तटवर्ती बालिका। तो समस्त की बातें आ रही हैं तो सभी तटवर्ती बालिका में मोनाजाइट नहीं पाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है तो हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट होंगे और सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4। मोनाजाइट एक मुख्य रूप से लाल भूरे रंग का फॉस्फेट खनिज है जिसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं और मोनाजाइट दुर्लभ पृथ्वी तत्व थोरियम, लेथेनम और थोरियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है। और वर्ष 1993 तक निजी कंपनियों को समुद्र तट की बालिकाओं में खनिज का उत्खनन करने की अनुमति नहीं थी और उदारीकरण के बाद निजी कंपनियों को शुरू में गार्नेट और सिलिमेनाइट की खनन करने की अनुमति दी गई, लेकिन उसके बाद अन्य खनिजों की भी अनुमति दी गई। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा या जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा साल का सबसे बड़ा लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें से है आर्द्र भूमि और उसका अवस्थान। तो भूमि पंजाब में, तो यह गलत है। कश्मीर में है तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होता है। यह हिमाचल प्रदेश में है, कथन 2 सत्य है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है और सस्ता
सस्था पुत्ता झील तमिलनाडु में नहीं, भी केरल में है। तो इसमें से केवल 2 युग्म सही सुमेलित है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर और दीक्षा। तो इसका सही जवाब, प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म है जो किसी अन्य उपयोगकर्ताओं या डेवलपर को अपने स्रोत कोड तक पहुंचने की अनुमति देता है। और ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स उत्पादों की व्यापकता उपलब्धता का एक पहलू है। तो इसमें से कथन 1, कथन 2, कथन 3 और 4 ये चारों सत्य हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी ने व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रित कर सकता है। तो वेब 3.0 वेब वर्ल्ड वाइड वेब की तीसरी पीढ़ी है। तो इसमें से कथन 1 सही है कि व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों को नियंत्रित कर सकता है। वहीं कथन 2 भी सत्य है कि संसार में ब्लॉकचेन आधारित तकनीकी सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। और कथन 3 और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉफ्टवेयर सेवा में सॉफ्टवेयर एज सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? साफ क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरापृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। तो कथन 1 सत्य है। सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल है जिसमें एक प्रदाता अनुप्रयोगों को होस्ट करता है और उन्हें इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध करवाता है। वहीं सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों के माध्यम से अपने आंकड़े तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल के रूप में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जन संचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रवाही कक्षीय बमबारी प्रणाली है? आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइल का प्रमोशन, पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रहों का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन किया जाता है। कोई अंतरिक्ष अनेक कक्षीय गति के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थित कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। कोई अंतरिक्ष यान किसी धूम्रकेतु के साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक स्वपरिचित स्थापित करता है। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। तो इसमें से देखिए एक और हम हिंट मिल सकता है कि यहाँ पे कक्षीय की बात की गई है और अगर हम ऑप्शन ए में कक्षीय की बात नहीं की गई है, ऑप्शन डी में भी नहीं किया गया है। अब इसमें से कहा गया है प्रभाजी बमबारी प्रणाली, तो ये उतरना तो बमबारी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से भी गेस करके हम ऑप्शन सी पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसंग में होता है? क्लाउड सेवा, क्वांटम संगणन, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकी या बेतार संचार प्रौद्योगिकी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्वांटम संगणन में। क्वांटम बिट सूचना प्रौद्योगिकी क्वांटम सूचना की सबसे छोटी इकाई है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला नियमित कंप्यूटर बिट का क्वांटम एनालॉग है। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकी पर विचार कीजिए और कहा गया उपयुक्त में से कौन सी लघुप्रास युक्तियां और प्रौद्योगिकी मानी जाती है? निकट परिपथ टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। तो इसका सही जवाब है ये तीनों के तीनों और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैव परत मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती है। जैव परत
खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है और जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोधी दर्शा सकती है। तो इसमें से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रतिजैविकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और प्रतिजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रतिजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। प्रतिजैविक दुग्ध शर्कराओं में पाचन में सहायक होते हैं। तो पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें से कथन 2 गलत है। प्रोबायोटिक्स मानव शरीर के अंदर आंत, मुख और मूत्र पथ, त्वचा एवं फेफड़े में रह सकते हैं। और एसिडोफिलिसिस एक प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है जो स्वाभाविक रूप से मानव आंत में पाया जाता है। तो इसमें से कहा गया है नैसर्गिक रूप से हमारे आहार नली में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये निगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये गलत होता है। तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। वही कथन 1 और 3 सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की थी। गलत है। स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। तो कथन 2 सत्य है और कथन 3 भी सत्य है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं प्रभावी होंगी। अगर ऐसे बहुत लंबे स्टेटमेंट है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनके प्रबल सारे के सारे ऑप्शंस को सही होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं और अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के आंसर की में ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए वचनों की निगरानी करता है क्या है। संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस जलवायु परिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय पैनल का विंग जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के अधीन समिति या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं विश्व बैंक द्वारा संवर्धित और वित्त पोषित एजेंसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुसंधान संगठनों के गठबंधन द्वारा निर्मित डेटाबेस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु समूह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रियाओं को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। तो कथन 1 सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP 100 प्रारंभ किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का पहल नहीं है। वहीं कथन 3 सत्य है कि EP 100 ऊर्जा दक्षता में नव प्रवर्तन को प्रेरित करने और उत्सर्जन न्यूनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है। वहीं कथन 4 भी सत्य है कि कुछ भारतीय कंपनियां EP 100 के सदस्य हैं। वहीं कथन 5 गलत है। 1, 3 और 4। नेक्स्ट है यदि वर्षा वन और आर्द्र भूमियां उनके गुर्दे की तरह काम करती हैं। निम्नलिखित में से आर्द्र भूमियों का कौन सा कार्य उपयुक्त कथनों का सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो आर्द्र भूमि के जल में सतही प्रवाह अवमृदा और वाष्पन शामिल होता है। शैवालों से वह पोषण आधार बनता है जिस पर मत्स्य परुष कवची मृदु कवची कच्छी सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। आर्द्र भूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलीय पादप भारी धातु और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जलीय पादप भारी धातु और पोषकों को अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट है WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 UG बाई
M3 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। तो कहा गया है कि इसमें से कितने कथन सही है। तो कथन 1 सत्य है, वही कथन 2 गलत है। कथन 2 और 3 इसमें इनकरेक्ट है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है, यह कुछ पूर्वी भारत के हिमालय की तलछटी में इसकी वाणिज्य। तो कथन 3 गलत है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में उगते हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्वेश्चन है, पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट के संदर्भ में हम जिसका हमारा उपयोग है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें से इसके तंतु को ऊन और कपास के तंतुओं के गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जा सकता है। तो इसमें से कथन 1 सत्य है और इससे बने पात्र को किसी भी मादक पेय को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो कथन 2 गलत है। महाराष्ट्र सरकार ने प्लास्टिक से बनी बोतलों में शराब के संग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि खराब रखरखाव और तापमान के बढ़ने से लीचिंग से शराब के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। वही कथन 3 भी सत्य है, इससे बनी बोतलों का पुनर्चक्रण कर उससे अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं और इससे बनी वस्तुओं का भस्मीकरण द्वारा बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो कथन 4 गलत है। बिना नहीं बल्कि भस्मीकरण द्वारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया जाता है और आसानी से निपटान होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 एंड 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पक्षी नहीं है? गोल्डन मस्किट, इंडियन नाइटजार, स्नूकबिल या व्हाइट आइविस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोल्डन मस्किट। यह आईयूसीएन की इंडेंजर्ड में है, आईयूसीएन में इंडेंजर्ड में है और सीएमएस में परिशिष्ट 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? अल्फाल्फा, चौलाई, चना, चिप, चिया घास, उल्फा या पालक। तो इसका सही जवाब है 1, 3 और 4 नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थितियों में किस एक जैव सेल प्रौद्योगिकी की बातें होती हैं? क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों की बहाली, पादप अपशिष्टों का प्रयोग कर भवन निर्माण की सामग्री का विकास, सेल गैस के अन्वेषण और निष्कर्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान करना, वन और संरक्षित क्षेत्रों में जंगली पशुओं के लिए लवण लोहिकाएं उपलब्ध कराना। तो कथन ऑप्शन डी गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षतिग्रस्त। बायोरॉक टेक्नोलॉजी जब भी होगा तो वो प्रवाल भित्तियों के क्षेत्र में होगा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन, आनुवांशिकता और रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों, शहरी क्षेत्र में लघु वनों का सृजन और तटीय क्षेत्रों में समुद्री सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित विषय माने जाते हैं? नियम के अंतर्गत प्रांतों को 2 हिस्से में प्रांतीय सरकार के कार्य को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में बांटा गया और आरक्षित विषय में न्याय प्रशासन, भू राजस्व और पुलिस आता था। तो इसका सही जवाब है 1, 3, 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्दिष्ट करता है? पहनावा, सिक्के, आभूषण या हथियार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फनम विजयनगर साम्राज्य में सोने के
सिक्के थे। स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार। इसमें से कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो वीरेंद्र कुमार घोष, योगेश चंद्र चटर्जी घोष। तो इसमें से हम एक लॉजिकल गेस ये भी कर सकते हैं कि गदर पार्टी की भौगोलिक अवस्थिति किस राज्य में है, इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। उसका संबंध पश्चिम वर्तमान ये आज का पश्चिम बंगाल और उस टाइम का बंगाल से था, और योगेश चंद्र चटर्जी का भी संबंध था। तो इसलिए ऑलमोस्ट ऑप्शन 1 और 2 का उनके गदर पार्टी से संबंध न होने की संभावना ना के बराबर है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। यूपीएससी अक्सर गदर पार्टी से प्रश्न पूछती है, और साथ ही यूपीएससी काकोरी कांड, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से भी प्रश्न और उनसे रिलेटेड प्रश्न भी लगातार पूछती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इसमें से कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है। क्रिप्स मिशन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटेन प्रधानमंत्री चर्चिल के दबाव पर डाला था, और वह भारतीयों का प्रयास करना युद्ध में भारतीयों का सहयोग और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स के रूप में एक सदस्य वाला मिशन भारत भेजा था। ब्रिटिश सरकार ने नए संविधान के लिए जो शर्तें रखी थी वह था, जो प्रांत संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया गया, जिसमें केवल ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा निर्वाचित व देशी रियासतों के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसलिए कथन 1 गलत है। नेक्स्ट है, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करें। नीति प्रकरण, प्रशिष्ट पर्वन, अवदान शतक या लक्षण महापुराण। तो कहा गया है कि किसने जैन ग्रंथ है, विशिष्ट पर्वन और त्रिशिट लक्षण महापुराण जैन ग्रंथ, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने जाते हैं? आर्यदेव, जैन विद्वान, तो इसमें से आर्यदेव गलत था, और दिग्नाग भी बौद्ध धर्म से है। 3 भी सत्य है। नाथ मुनि का संबंध नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन केवल 2 युग्म। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्य में हुआ था। तो यह कथन गलत है। इसमें सबसे पहला क्लू यही है कि भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी नहीं बल्कि इल्तुतमिश के काल में हुआ था। इसलिए अगर हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट होते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। और कथन 3 असत्य है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सिरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जो अंतिम था, और चरम सिरीन इस युद्ध में पराजित हुआ, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलहदारान कहलाते थे? अरब्य कलंदर, फारसी खुशनबीश या सैयद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सैयद। सैयद स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज कहते थे, और वे परंपरागत रूप से
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियां एवं गोदाम स्थापित किए। दूसरा कथन है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर की। तो कहा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? 1 और 2, केवल 2, 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसमें से कथन 1 गलत है। राजवंश मध्यकालीन भारत का एक हिंदू राजवंश था और वर्तमान के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी समुद्री तट पर हुआ था और कपिल देव द्वारा स्थापित यह राजवंश 1434 से 1434 से 1541 तक प्रभावित और बाद में 1592 में बिहार के सूबेदार मानसिंह ने उड़ीसा उड़ीसा विजित कर उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया, इसलिए कथन 1 गलत होता है। तो अगर हमारा कथन 1 गलत होगा तो हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्फादी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था, कथन 2 सत्य है और कथन 3। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कहा जाता था न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाते थे, यानी कि स्त्री वह दासता से मुक्त हो जाते थे। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिल जाता है। तो कहा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से कथन 1 गलत है। गिरवी रखे गए गुलाम थोड़े समय के लिए किसी ब, किसी के बंधन में रहते थे, जबकि नियमित गुलामी को उनके पूरे जीवन के लिए गुलाम बनाया जा सकता था और स्वामी के पास गिरवी रखे हुए दासों के पास शक्तियां कम होती थी। और इसे यूपीएससी ने स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट माना है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए अगर इनकरेक्ट हो, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगा तो हमारे तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ हमारे पास ऑप्शन बी बचेगा। वही कथन 2 सत्य है कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ाती है। को बढ़ा सकती है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईबीसी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। तो कहा गया है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यूपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था, तो चलिए हम इस प्रश्न को स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा उपयुक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य हैं? तो केवल 1 राज्य, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य या सभी 4? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ये चारों राज्य चाय उत्पादक राज्य हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सामान्यतः चाय उत्पादन असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती है।
एक नाम से जाने जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तीसरा कथन है कि ब्रिक वर्क रेटिंग एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। तो उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से कथन एक गलत है, क्योंकि यह कह रहा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगर क्रेडिट रेटिंग का काम भी आरबीआई करेगी तो फिर सेबी जैसी संस्था का क्या काम होगा? तो इसलिए इसमें से स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होता है और फिर से वही टेक्निक हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ तो बाकी रेस्ट 2 सही है। वही कथन 2, आईसीआर एक भारतीय स्वतंत्र एवं पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। वही कथन 3, ब्रिक वर्क रेटिंग एक बेंगलुरु में स्थित कंपनी है जो 2008 में सेबी के साथ पंजीकृत है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एक ऐसी कंपनी है जो क्रेडिट रेटिंग करती है और जो समय पर मूलधन और ब्याज भुगतान और डिफॉल्टर की संभावना के द्वारा कर्ज चुकाने के देनदार की क्षमता को रेट करती है। और सेबी के तहत 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां पंजीकृत है, जैसे क्रिसल, आईसीआरए, केयर, समेरा, फिच इंडिया और ब्रिक वर्क रेटिंग। नेक्स्ट है बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरबीआई का गवर्नर जनरल बीबीबी का चेयरमैन होता है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष के चयन के लिए संस्तुति करता है। बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्यनीति और पूंजीवर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो कहा गया है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कथन एक गलत है। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की उत्पत्ति भारत के बैंकों के बोर्ड के शासन की क्षमता शासन की समीक्षा समिति की सिफारिश पर हुई थी और बैंक बोर्ड ब्यूरो केंद्र सरकार की एक स्वायत्त शासी निकाय है। तो इसलिए कथन एक गलत है। बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष और 3 पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर और 5 विशेषज्ञ शामिल होते हैं। इसलिए कथन एक गलत है। तो फिर से वही टेक्निक होगा कि हमारे 3 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे, बाकी रेस्ट के 2 स्टेटमेंट सही हैं। वहीं बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के बारे में 2019 में भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमत से संलग्नता की मात्रा प्रदान करता है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बॉन्ड एक निश्चित आय वाला कॉर्पोरेट ऋण सुरक्षा है, ब्याज भुगतान देती है, लेकिन इसे सामान्य स्टॉक या इक्विटी शेयर की निर्धारित संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। तो कह रहा है कि ये कम ब्याज का भुगतान करती है, तो नहीं, सॉरी, वही कथन 2, इक्विटी के लिए बदलने का धारक को उसी समय की उपभोक्ता कीमतों से संलग्नता प्रदान करता है। इस प्रकार यह बॉन्ड धारक को मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था और संघाई सहयोग संगठन। तो भारत संघाई
नहीं है, तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन ए, बी, सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। सॉरी, लेट मी चेक। तो इसमें से भारत इन सब में किसका है? तो भारत 2016 में मिसाल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में 35वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो इसलिए कथन 2 सत्य है। और एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करना है और वो भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था, इसलिए कथन 3 सत्य है। और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का भी भारत सदस्य है। और एशियाई विकास बैंक में भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से एक रहा है। कथन 2 है, वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीति प्रणाली के द्वारा होता है। कथन 3, वियतनाम की आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखला के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा हुआ है। वहीं कथन 4, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागत और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया। वहीं कथन 5, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक ई सेवा सेक्टर वियतनाम में है। तो इसमें से सही कथन है, कथन 1 सत्य है कि एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं कथन 2 भी सत्य है। वियतनाम का नेतृत्व, सॉरी, कथन 2 गलत है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और वियतनाम, कथन 3 सत्य है कि वियतनाम की आर्थिक, कथन 2 इसलिए गलत है क्योंकि वियतनाम एक समाजवादी गणराज्य है और जिसमें वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक दलीय प्रणाली है। और यहाँ कहा है कि बहुदलीय प्रणाली है, तो इसलिए कथन 2 गलत है। वहीं कथन 3 सही है कि वियतनाम की आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखला के इसके एकीकरण के साथ जुड़ा हुआ है। वही कथन 4, वियतनाम को प्रतिस्पर्धी श्रम लागत के साथ कम लागत वाले निर्माताओं के रूप में जाना जाता है। औसतन चीन की श्रम लागत से आधी है वियतनाम की श्रम लागत, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? उपभोक्ता मामले का विभाग, व्यय प्रबंधन उद्योग आयोग, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद या भारतीय रिजर्व बैंक?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मूल्य स्थिरता सतत विकास का एक आवश्यक शर्त है और आरबीआई को मौद्रिक मौद्रिक नीति संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है और यह दायित्व आरबीआई एक्ट 1934 के तहत स्पष्ट रूप से निर्धारित है। और मई 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन किया गया ताकि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के क्रियान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट है, नॉन फंजिबल टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। वे अन्य क्रिप्टोग्राफी टोकन्स हैं जो ब्लॉकचेन में विद्यमान है। और कथन 3, यह तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है, इसलिए इनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से कथन 1 सत्य है कि एनएफटी एक अनूठा अपूरणीय टोकन है जिसका उपयोग संगीत, कलात्मक कृति, यहाँ तक कि ट्वीट्स और मीम्स जैसे डिजिटल संपत्ति के स्वामित्व को साबित करने के लिए किया जाता है। कथन 2 भी सही है। एनएफटी ब्लॉकचेन पर काम करती है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को डिजिटल संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व, मूल्य दूसरे के बराबर नहीं है और प्रत्येक कला दूसरे से भिन्न है और गैर बदली योग्य एवं अद्वितीय बनाती है। तो इसलिए कथन 3 गलत है और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इसमें से जलाशय और राज्य का तुलना करना है। तो इसमें से कहा गया है कि घाट प्रवाह तेलंगाना में है, तो कथन 1 गलत है। घाट प्रवाह तेलंगाना में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, तो कथन 2 है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। कथन 3 गलत है, इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है और मैथन छत्तीसगढ़ में है, तो नहीं, मैथन झारखंड में है। आगे है कि कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जितने कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवाद समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, श्रम ब्यूरो या राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन की क्या भूमिका है? सीसीओ भारत में कोयला सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है। तो इसमें से पूछा है कि उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं, तो कथन 1 सत्य है कि सीसीओ भारत में कोयला सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है और यह कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ है और जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, रांची, नागपुर, बिलासपुर इत्यादि में है। नेक्स्ट है, यह बद्ध कोयला एवं लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति को मॉनिटरिंग करता है, तो कथन 2 भी सत्य है। और कथन 3, यह कोयलायुक्त क्षेत्र के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है, तो कथन 3 भी सत्य है। और कथन 4, यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करे, तो कथन 4 गलत है।
कोयले खान में कोयले के स्टॉक और कोयले की अपेक्षित उत्पादन का निपटान को विनियमित करना इसका काम है, ना कि वितरित करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित में से इसके कौन से परिणाम होंगे? कथन है कि इसमें जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों को आंतरिक करने पर रोक लगेगी। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। जिस जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। से जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों में आंतरिक करने पर रोक लगाया जाएगा। 5वीं अनुसूची में भारत के केवल 4 राज्य हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में यह प्रावधान है। और अनुसूचित क्षेत्र आर्टिकल 244 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के समूचे भाग अथवा किसी एक भाग को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और इस अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु राज्यपाल को विशेष अधिकार होता है, जिसमें राज्यपाल संसद द्वारा निर्मित किसी कानून को उस क्षेत्र में लागू करने से रोक सकता है या परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत स्वच्छता गठबंधन धारणीय स्वच्छता को संवर्धित करने वाला प्लेटफॉर्म है और भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसका वित्त पोषण होता है। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्था भारत सरकार में आवासन एवं शहरी मंत्रालय का शीर्षस्थ निकाय है और यह शहरी भारत की चुनौतियों का समाधान करने के नव प्रवर्तन उपलब्ध करवाता है। तो इसमें से कथन एक गलत है। भारत स्वच्छता गठबंधन का गठन फिक्की के तत्वाधान में किया गया था और इस गठबंधन का दृष्टिकोण एक साझेदारी मोड की सहायता से धारणीय स्वच्छता के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम और समर्थन बनाना है। वहीं NIUA की स्थापना 1976 में आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के तत्वाधान में एक स्वायत्त शासी निकाय के रूप में हुआ था। तो इसलिए कथन तो भी गलत है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित किया गया है? केंद्रीय जल बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण भारत सरकार के संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। वहीं केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के तहत में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनिमय एवं नियंत्रण के उद्देश्य से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें है, यह UN सुरक्षा परिषद द्वारा स्थापित समिति और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है। तो इसमें से कथन एक गलत है। इसमें 9 सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष के प्रस्ताव पर नियुक्त किया जाता है। कथन एक गलत है। वहीं कथन 2 भी गलत है। महासभा के नियमित सत्र की शुरुआत एक साख समिति की नियुक्ति की जाती है। तो कहा गया है कि पारंपरिक रूप से प्रतिवर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है। तो नहीं,
ये गलत है। और कथन 3 सही जवाब है और इसका सही जवाब है केवल ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक कथन ध्रुवीय क्रोध का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ध्रुवीय जलाशयों के परिचालन कर रहे जहाजों के लिए एक सुरक्षा का आंतरिक अंतर अंतरराष्ट्रीय कोड है। यह उत्तरी ध्रुवों के आसपास के देश को ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्र सीमांकन सीमांकन का समझौता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के देश द्वारा अपनाए वाले मानकों का एक समुच्चय है। तो इसमें से कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ध्रुवीय है। जहाजों के लिए यह सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय कोड है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री परिवहन संगठन का ध्रुवीय जल क्षेत्रों में चलने चलने वाले जहाजों का अंतरराष्ट्रीय संहिता समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दोनों के तहत अनिवार्य है। पोलर कोड में दोनों ध्रुवों के आपस के दुर्गम जल क्षेत्र में चलने वाले जहाजों से संबंधित डिजाइन, निर्माण, उपकरण और संचालन प्रशिक्षण, खोज एवं बचाव तथा पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े मामले शामिल है और ध्रुवीय संहिता 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और कहा है कि यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों प्रदान करता है। सत्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा गैर सदस्य एवं अन्य संस्थाओं को अस्थायी पर्यवेक्षण का दर्जा प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 सत्य है। वहीं कथन 2 भी है। अस्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा पूरी तरह से व्यवहार पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
और कथन 3 भी सही है। अस्थायी पर्यवेक्षक महासभा के सत्र और कार्य में भाग लेना, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अपने कार्य स्थापित कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चाय बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है। तो कथन एक सत्य है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। तो कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत है, यह वाणिज्यिक मंत्रालय से संलग्न है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में नहीं बल्कि कोलकाता में है, तो इसलिए कथन 3 भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इनकरेक्ट होता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वही कथन 4 सत्य है कि वर्तमान में चाय बोर्ड के 2 विदेशी कार्यालय हैं, दुबई और मॉस्को में।